नमस्ते और जोहार सभी को। मेरा नाम है प्रणव रवानी और आज हम शुरू करने वाले हैं सेट्स। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी 10 से 11 स्टैंडर्ड में आए हैं और उन्होंने पीसीएम एज सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। सेट्स पहला चैप्टर हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं और इसका कारण ये है कि बाकी जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो रिलेशंस एंड फंक्शंस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, हर जगह हम देख रहे होंगे कि सेट्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर हम सेट्स को नहीं समझेंगे तो हम बाकी के चैप्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे और शायद हम चीज़ों को समझ भी ना पाए उतने अच्छे से जितना हमें सेट्स समझने के बाद आएगा। इस चैप्टर में और इस वीडियो में ये जो प्लेलिस्ट आ रही होगी, इसमें सेट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है समझना। मैं इस वीडियो में और बाकी के वीडियोज़ में मेरा पैटर्न ये रहेगा कि मैं पहले कंसेप्ट को बताऊंगा, फिर एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा और फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी बुक्स में है, जो कि कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा तरीका रहेगा पढ़ाने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए, जुड़े रहिए थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम इसी प्रकार से अपना कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। ठीक है, तो चलिए सेट्स का चैप्टर शुरू करते हैं। सेट्स है क्या? आप किसी भी किताब को खोल लीजिए, एक लाइन आपको हर जगह मिलेगी कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब सेट को समझने के लिए इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है क्या, कलेक्शन है क्या? कलेक्शन को तो आप जान ही रहे होंगे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा है क्या। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये समझाते हैं है क्या। पहला एग्जांपल अगर मैं लूं कि बेस्ट टीचर्स ऑफ योर स्कूल, और दूसरा नेम्स ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल। जैसा कि सेट कहता है कि वेल डिफाइंड चीजें होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल, तो आप किसके बारे में सोच रहे होंगे? दो तीन टीचर्स के नाम आ सकते हैं। ठीक है, आपके मन में दो तीन टीचर्स के नाम है, वो शायद चेंज ना हो आपके लिए, लेकिन ये सेम क्वेश्चन जब आप अपने दोस्तों के साथ पूछेंगे, अपने जूनियर्स को पूछेंगे, तो आपको आंसर अलग अलग मिलेगा। अब ये अलग अलग आंसर का कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। टीचर कोई किसी को क्यों पसंद आएगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई हमेशा कारण नहीं होती है। पहला कारण ये हो सकता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि टीचर कम पढ़ाते हो, और कारण शायद ये भी हो सकता है कि टीचर बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हो। बिल्कुल, अगर कुछ ना भी लिखो, बस पैराग्राफ भर दो तो आंसर लिख दो जस्ट कैसे भी, तो मार्क्स मिल जाएगा। इस अनुसार बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो बेस्ट टीचर का कोई डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है कि बेस्ट टीचर क्या डेफिनेशन है भाई, अच्छा पढ़ाना ही हो सकता है या फिर क्या है। लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे नेम्स ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल, तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अगर आप अपने स्कूल में ऑफिस में जाके डेटा मांगो तो आपको टीचर्स का डेटा मिल जाएगा, बिल्कुल वेल डिफाइंड। हाँ, यही यही टीचर्स है, इनका ये क्वालिफिकेशन है। तो ये चीज वेल डिफाइंड है, ये चीज वेल डिफाइंड है, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है और ये चीज वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट हो जाएगा और ये सेट नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ सेट। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग है सेट का। ऑब्जेक्ट्स क्या है? जैसे कि मैं बात करूं नेम्स ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल, मान लेते हैं हमारे स्कूल में टीचर्स है राम, श्याम, गीता, सीता। मान लेते हैं कि 4 टीचर्स हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे क्या तरीका है सेट को लिखने का, ये बस नोटेशन है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे स्कूल में 4 टीचर्स हैं और एक एक टीचर को बोला जाता है
सेट की भाषा में इनको ऑब्जेक्ट बोला गया है, ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट बोला गया है। हाँ, और भी चीजें बोलते हैं, एलिमेंट बोल लेते हैं, मेंबर बोल लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ इस डेफिनेशन में देखें तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कौन सा इसमें से, ये है, बिल्कुल आपको कारण भी पता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और ऑब्जेक्ट किसको बोला जा रहा है, एक एक एलिमेंट जो उस सेट को बना रहा है, ये है ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको सेट का एक बेसिक सा कक्स मिल गया होगा कि सेट है क्या। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूं और पूछूं कि इसमें से सेट क्या है, तो आप शायद बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछूं बेस्ट बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, फिर एक क्वेश्चन पूछूं रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अब आप बताइए कि इसमें से सेट क्या है और कौन सा सेट नहीं है। जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो आपको ये लग रहा होगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो एक दो ही है, तो ये तो सेट होगा, लेकिन नहीं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कोई डेफिनेशन है क्या? देखो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है क्या? सच में यही है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो पढ़ाई में अच्छा है? क्या सच में एक्चुअल डेफिनेशन इंटेलिजेंट की वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब डेफिनेशन ही अच्छे से डिफाइन ना हो तो वो कभी सेट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा डांस में अच्छा हो सकता है, कोई एक्टिंग में अच्छा हो सकता है, कोई शायद किसी को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, कोई कोडिंग करता है, कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोई मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तो सबके अपने अपने गुण हैं अच्छे अच्छे, तो सब लोग अपने अपने फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। तो डेफिनेशन इंटेलिजेंट की ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लोग सेट नहीं कह सकते। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बेस्ट बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने तो बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन कुछ किताबें हो सकता है मुझे पसंद आई हो और वही सेम किताबें आपको पसंद ना आई हो। तो बेस्ट बुक जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बेस्ट बुक का भी कोई डेफिनेशन है नहीं कि क्या कंडीशन है कि कोई किताब बेस्ट हो जाए, क्या कंडीशन है कि किताब बेस्ट ना हो। तो ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि अगर हमें पता करना हो कि सेट एक्चुअल में कोई चीज सेट है या नहीं है, इसका मतलब उसका डेफिनेशन वेल डिफाइंड हो, जो चीजें उस सेट को डिफाइन कर रही है वो वेल डिफाइंड हो। जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट में इंटेलिजेंट एक वर्ड है, क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। बेस्ट बुक जैसा कोई डेफिनेशन होता है? नहीं, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। और रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हमारे देश भारत में बहुत सारी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, चाहे हमारा दामोदर नदी हो। तो ये सारी रिवर्स इंडिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि नील नदी, क्या नील नदी भारत में है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों बता पाया हमने कि नील नदी भारत में नहीं है? कारण इसका ये है क्योंकि ये रिवर्स ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है ये वेल डिफाइंड है। इंडिया एज अ टेरिटरी ये वेल डिफाइंड है कि इंडिया यहां से यहां तक ही है। तो इसके वजह से हम बता पा रहे हैं कि कोई चीज, कोई भी एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, इसलिए हम बता पा रहे हैं क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है सेट के लिए, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? सपोज 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 रिवर्स रिवर्स मान लेते हैं, रिवर्स बहुत सारे रिवर्स का नाम लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम कृष्णा, गंगा, कावेरी, दामोदर नदी अपनी, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं क्या नील नदी इसमें आती है, क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया का बात हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। अगर मैं बोलूं कि क्या कृष्णा नदी, कृष्णा नदी इस सेट से बिलोंग करती है, तो बिल्कुल बोलोगे हाँ। तो इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, बिलोंग्स टू दिस रिवर सेट। एट द सेम टाइम अगर मैं पूछूं कि क्या नील नदी बिलोंग करती है, नील,
बोलोगे नहीं भाई ये तो बिलोंग नहीं करती है, अगर रिवर्स सेट से बिलोंग ही नहीं करती है तो इसको इसको लिखना गलत हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं ऐसे। इसका मतलब इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है जिसका मतलब होता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन जैसे आपने पढ़ा होगा ना अल्फा बीटा गामा, उसी तरह ये एप्सिलॉन है। और इसका मतलब सेट थ्योरी में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या होता है मतलब बिलोंग्स टू। और ये जो मैंने यहां पे इसे डंडी से काट रखा है इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको सेट्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हम इसको और आगे समझते हैं कि मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली हम इसको यूज कैसे करते हैं। आपको इतना जो एग्जांपल्स आ रहा है ये क्या है, रिवर्स के बारे में बात कर रहे हो, बुक्स के बारे में बात कर रहे हो, क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हो, आपको लग रहा है ये मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझेंगे इस कंसेप्ट को, मैथमेटिक्स में ये कैसे आता है, ठीक है। तो कुछ सेट्स के बारे में हम लिखते हैं ना, कुछ सेट्स और लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, है ना। तो नेचुरल नंबर के सेट को जो कि ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 1 से स्टार्ट होता है ना, तो इसको n से डिनोट कर रहे होंगे। इस पूरे सेट थ्योरी में और पूरे मैथमेटिक्स में अगर कहीं पे कैपिटल n, याद रहिए स्मॉल n नहीं कैपिटल n, अगर कहीं पे भी कैपिटल n देखने को मिल गया इसका मतलब ये है कि ये पूरे जितना भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है पूरे नेचुरल नंबर को ये डिनोट करता है। तो इसको कहेंगे हम लोग सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसी प्रकार से W, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन W मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है। फिर आता है कैपिटल आर, ये है रियल नंबर्स। आई होप आपको रियल नंबर मतलब पता होगा, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो रैशनल भी है और इरैशनल भी है, ठीक है। और फिर देखना ऐसे लिखा होगा कि z प्लस लिखा होगा, q प्लस लिखा होगा, r प्लस लिखा होगा। इसका मतलब ये है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा इंटीजर को ना कहीं कहीं i भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर हम लोग को पता है, नंबर लाइन अगर हम देखें 0 1 2 3 4, इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, और इधर जाता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इधर चला जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे चलता जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पॉजिटिव इंटीजर्स हम किसको कहते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है और जीरो उसको हटा दो तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये सब खत्म कर दो, यहां से यहां तक हटा दो, और ये जो बची है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसी तरीके से Q प्लस मतलब रैशनल नंबर्स जो कि पॉजिटिव है, और R प्लस मतलब रियल नंबर्स जो कि पॉजिटिव है। तो ये भी जो Q प्लस R प्लस ये सारे जीरो के बाद, नंबर लाइन में जीरो के बाद ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं ये देख लेते हैं। सेट को डिनोट करने का तरीका है कि सबसे पहले सेट डिनोट होगा कैपिटल लेटर से, A B C एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या करेंगे, वी डिनोट और रिप्रेजेंट सेट्स विथ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज करके हम सेट को डिनोट कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने बताया एलिमेंट्स जैसा कुछ होता है ना, तो वी डिनोट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट
विथ स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स मतलब लोअर केस, इंग्लिश अल्फाबेट का लोअर केस, जैसे कि ए बी सी, ये स्मॉल वाले, ठीक है, पूरा जेड तक, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज ये है कि ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो कि हम सेट का एलिमेंट कह रहे हैं, जैसे कि अगर रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो जितना नदी हमने बात की है वो सारी क्या है, उसकी एलिमेंट है, सेट एलिमेंट से मिलके बनता है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो आप एलिमेंट लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, जो कि डेफिनेशन में ही ऑब्जेक्ट लिख रखा है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एलिमेंट है। आप ऑब्जेक्ट लिखो या फिर मेंबर लिखो, ठीक है, ये सारा क्या है, आर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची, ठीक है। इनको एलिमेंट बोलो चाहे ऑब्जेक्ट बोलो चाहे मेंबर बोलो, बात बराबर है, ठीक है। अगर अगर मैं आपको बोलूं कि नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे थे ना, नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। क्या 0 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, क्या -1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, तो आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। सोचिए क्या है, क्या नेचुरल नंबर के सेट में 1 आता है, बिल्कुल आता है, और साथ ही सपोज 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या 1 नेचुरल नंबर के सेट में आता है, बिल्कुल आता है, ये ट्रू हो जाएगा। क्या 0 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, नहीं है, 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं, नहीं, नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो लास्ट है 10, क्या 10 नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, 10 क्या है, काउंटिंग नंबर है, ऑब्वियसली तो नेचुरल नंबर है, यानी कि ये ट्रू है, ठीक है। और इसका मतलब पता है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। अच्छा, इसी बार हमको लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर ट्रू बना के लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मेथड्स ऑफ ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब ये है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखते हैं सेट को, बेसिकली सेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। तो पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं, टेबुलर फॉर्म, ये सबसे आसान तरीका और समझने के लिए भी बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब तो आपको समझ आ रहा होगा एलिमेंट्स मतलब है क्या, तो एलिमेंट को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड यूजिंग कॉमास, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग लिख रहे थे 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर्स 10 तक क्या होते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया और ये कॉमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान तरीका है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आने नहीं आनी है हमें। जो बेसिक समझना है, जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हट के, जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही होती है, इसमें इक्वेशंस होते हैं
जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। इसमें लिखते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess single common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, इतना बड़ा सा डेफिनेशन की कुछ नहीं है, इसको डेफिनेशन याद में नहीं रखना है, शायद ही ये सारी चीजें आती होंगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, है प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है, मेन यही है प्रॉपर्टी, और विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। देखो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट था ना, इस सेट को मान लेते हैं ए, ठीक है, बताया था ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ये इसको करली ब्रेसिस बोलते हैं, ठीक है, इसको करली ब्रेसिस बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉमा से सेपरेट कर देते हैं एलिमेंट्स को। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड यूजिंग कॉमास एंड इनक्लोज्ड, यहाँ पे एंड में कॉमा लिख लो, चलो, एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ठीक है, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस, चलो करली भी लिख लो, करली ब्रेसेस। तो रोस्टर फॉर्म बहुत आसान था, इसमें हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। तो इसी चीज को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे ऐसे, इसी सेट ए को, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स के बारे में लिखेंगे, एक्स में क्या प्रॉपर्टी है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है, एक्स 10 से छोटा है और बराबर भी है, देखो, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये चीज है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म है क्या। सबसे पहले लिखने का तरीका यही है, पढ़ते कैसे हम बाद में बताएंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो प्रॉपर्टीज ये है, ये, ठीक है, प्रॉपर्टीज बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिससे सेट डिफाइन होता है। और हम क्यों कह रहे थे कि विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस करता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेट में होगा, इसके बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम इसको डिकोड करते हैं कि ये चीज है क्या। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि x जो है वो 1 से शुरू हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, हम लोगों को पता है। और x इज लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 10 मतलब या तो 10 के बराबर या उससे कम है, मतलब एक तरीके से हमें बता दिया है कि लिमिट क्या है, समझ रहे हो, कि कहां से आगे नहीं बढ़ना है और कहां से शुरू करना है बेसिकली। तो ये हमें लिमिट डिफाइन कर रखा है। तो लिमिट कैसे डिफाइन हुआ है कि x n से शुरू है, n को बिलोंग करता है, इसका मतलब n क्या होता है, 1 से शुरू होता है, यानी कि शुरू करना है 1 से, और यहाँ पे पता चला कि खत्म कहाँ करना है, ठीक है। जैसे कि हमने ये सेट लिखा तो हमें पता था कि यहाँ 1 से शुरू है, 10 से शुरू, बिल्कुल देख के हमें पता चल जा रहा है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखने के लिए, यही रोस्टर फॉर्म वाला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार हम पता करते हैं कि शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमें पता करना था कि शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, ये हमें बस डिकोड करना है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया शुरू कहाँ से हो रहा है, तो नेचुरल नंबर है इसलिए 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू कर देते हैं भाई, ठीक है, तो 1 से शुरू कर देते हैं। और कहाँ तक जाना है, तो लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो 10 के बराबर तक लिखा ही है, तो इस 10 से कम भी हो और उसके बराबर भी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब देखो ये वाली डेफिनेशन कितनी सही बैठेगी यहाँ पे, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अब इस सेट में देखो, इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करके ही आ रहे हैं, और ऐसा दुनिया में कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो और इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट ले लेते, एक नंबर ले लेते हैं 11, एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं 11। नेचुरल नंबर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही डिफाइन कर रखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर हो रहा होगा। और ये जो नंबर हमने लिखा है ना 1 2 3 ये 10 तक, ये पूरा x ही है, ये पूरा x है। बेसिकली हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसी x को लिख रहे होते हैं, और ये x क्या है, नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है बेसिकली। अब 11 की बात अगर हम कर रहे हैं तो 11 नेचुरल नंबर तो है, यानी कि ये तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन एंड के बाद ये जो चीज लिखा हुआ है 11, क्या क्या 11 यहाँ पे x की जगह आप 11 लिखेंगे, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? मतलब 11 क्या छोटा है 10 से? नहीं, 11 10 से बड़ा है। क्या 11 इक्वल है 10 के? नहीं, 11 10 के इक्वल नहीं, 11 10 से बड़ा है, तो हो ही नहीं सकता। ये चीज जब गलत हो जा रही है तो 11 को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ वो पोजेस कर रही है, और बाकी जो एलिमेंट्स है ये प्रॉपर्टी को वो पोजेस नहीं कर रही है। अगर पोजेस कर रही होती तो वो यहाँ पे लिस्टेड होती। ठीक है, आई होप कि आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, और आपको कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। और इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस इस प्रकार बनते हैं कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन को, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और आपको बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और बोलेगा कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए इन टाइप्स के क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सपोज अगर मैं लिखूं कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 एंड 11। ठीक है, तो आपको शायद देख के ही पता चल गया हो कि ये लिखा क्या है मैंने, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। तो आप बोलोगे ये तो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो प्रॉपर्टी मिल गया है ना। अगर मैं बोलूं आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो आप देख के सीधे बता सकते हो कि ये तो सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 से शुरू है और ये बिल्कुल सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, कुछ भी नंबर यहाँ पे गायब नहीं हुआ है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11। तो अगर हम प्रॉपर्टी देखें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या? ये सारे ऑड नंबर्स है ना। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स भी है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सबसे पहले लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर लिखे या फिर होल नंबर लिखे, ये भी क्वेश्चन है। तो अभी के लिए मानते हैं कि नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा दोनों तरीके से लिख के कि कैसे नेचुरल नंबर से भी लिखे और होल नंबर से भी लिखे। ठीक है, पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 2n-1। अगर मैं ये लिखता हूं 2n-1, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ऑड नंबर को लिखते कैसे हैं। ऑड नंबर्स का एक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है 2n+1। बहुत कुछ इसको 2n-1 भी लिखते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों चीज सही है। अब ये 2n+1 और 2n-1 ऑड नंबर को कैसे डिनोट कर रहा है, ये चीज हमें समझनी है। देखो, ये तो बात हमें पता होगा कि कोई भी नंबर अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा। सपोज अगर 10 को अगर हम इवन नंबर कह रहे हैं तो 2 × 5 लिखते हैं ना, यानी कि 2 उसमें एज अ फैक्टर आ ही रहा होगा। वो नंबर 2 से, वो नंबर जो है इसके फैक्टर्स उसमें 2 आ ही रहा होगा, यानी 2 किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके ये इवन नंबर मिला है। यानी कि 2 × n, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर या होल नंबर अभी के लिए मान लेते हैं। तो अगर n अगर नेचुरल नंबर होल नंबर है तो ये तो पूरा इवन हो गया, और इवन के जस्ट बाद क्या होता है? ऑड होता है। इवन के जस्ट बाद ऑड होता है, और इवन के -1 मतलब जस्ट पहले, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज n का वैल्यू हमने 3 लिख रखा है, अगर 3 लिखा है तो 2n कितना हो जाएगा? 6। तो 6 कहां पे? ये 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। बिल्कुल ये ऑड है। और 6 - 1 यानी कि 5। 5 भी क्या है? एक ऑड नंबर है, यानी कि 2n+1 और 2n-1 क्या ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम यहां पे क्या लिखें, 2n+1 लिखे या 2n-1 लिखे। तो इसके लिए हमें देखना है कि n शुरू कहां से होता है। n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, n 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर यहां पे देखो n यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखो इसको हम शुरू में लिखते हैं x इक्वल्स टू 2n-1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1 से, यानी कि जो n का पहला वैल्यू होगा
क्योंकि n जो शुरू होता है 1 से होता है, तो n का जो पहला वैल्यू होगा वो 1 होगा, तो यहाँ 1 पुट करते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 आ गया। उस तरीके से n का वैल्यू अब क्या जाएगा 2 जाएगा। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, भले ही मैंने यहाँ क्लोज करके रखा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कैसे करना है हम दिखाते हैं। तो ये तो 1 मिल गया हमें, फिर 2 इंटू 2 रखेंगे माइनस 1, तो ये 3 मिलेगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 मिल गया। फिर इस तरह से 5 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा, 9 भी मिल जाएगा और 11 भी मिल जाएगा। 11 कैसे मिलेगा 2 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 6 माइनस 1, ठीक है 2 इंटू 6 12 माइनस 1, तो 11 मिल गया। लेकिन मैंने तो बता ही नहीं रखा है कि खत्म कहाँ करना है। शुरू करने के लिए तो यहाँ n दे रखा है कि 1 से शुरू करो, लेकिन खत्म कहाँ करना है ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देंगे और हम लिखेंगे एंड n इज लेस देन इक्वल टू, देखो n कहाँ पे खत्म हुआ 6 पे जाके, n लेस देन इक्वल टू 6। जब हमने ये लिख दिया कि n लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब ये है कि 6 पे रुक जाओ, ठीक है। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं रहता इसका मतलब 5 तक रुक जाओ, क्योंकि n बोला है कि 6 से कम हो। 6 से कम हो मतलब क्या 5। अगर यहाँ पे 5 रखे 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9 ही आता, लेकिन 11 तो आ नहीं रहा है, इसलिए हमें इक्वल्स टू भी देना पड़ेगा। तो n इक्वल्स टू 6 एकदम लास्ट है, ठीक है, n इक्वल्स टू 6 एकदम लास्ट है, तो n का वैल्यू 6 को पुट करो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप सोचोगे कि जो होल नंबर के बारे में बात कर रहे थे वो कब काम आएगा, और जो 2n+1 के बारे में बात कर रहे थे वो कब काम आएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1, जहां पे n बिलोंग करेगा होल नंबर को, और n इज, अब देखो n इज लेस देन इक्वल टू, क्या लिमिट यहां पे ये चेंज हो जाएगा। अब देखो कैसे, ठीक है। होल नंबर शुरू कहां से होता है, जब भी हमें सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप हमें जो करना पड़ता है, हमें जो फॉलो करना पड़ता है वो है कि लोअर लिमिट को पता करें कि हम शुरू कहां से करें भाई, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो जैसे ही होल नंबर पता चल गया, होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0 पुट कर देते हैं। तो 2n+1 में n इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 1 से 2 प्लस 1 3। तो इसी तरीके से हमें 1 3 5 7, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अगर 11 की बात रहे तो 2 इंटू 5 प्लस 1 करेंगे तो 11 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11 पाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट अगर कहीं हमें जाना है तो 5 लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये थोड़ा सिमिलर दिखे तो हम बस एक चीज करेंगे, ये चीज आपको समझ आएगा ना 5 क्यों लिखा। अगर हमें इसको थोड़ा सिमिलर लिखना है और हम यहाँ 6 लिख दिया तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लिख दिया तो क्या होगा 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13 चला जाएगा। 13 भले ही ऑड नंबर है लेकिन इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वालिटी वाली साइन को हटा देंगे। ये जो इनइक्वालिटी में जो इक्वल वाला साइन था ना उसको हटा देंगे। तो n इज लेस देन 6 मतलब n को हम 6 ले ही नहीं सकते, क्योंकि 6 लेस देन 6 नहीं होता है, 6 इक्वल टू 6 होता है। तो ये चीज तो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो n इज लेस देन 6 में 5 को लेना पड़ेगा, लास्ट 5 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही 5 को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका क्या होता है, प्रॉपर्टीज ढूंढो कि क्या क्या वो प्रॉपर्टीज पोजेस कर रही है। अब उसको शुरू कहां से करना है, ठीक है। अब जैसे ये रोस्टर में लिखा हुआ है तो ये शुरू हुआ है 1 से और खत्म हुआ है 11 तक, है ना, 11 में खत्म हो गया। तो शुरू अगर 1 से करना है तो ऐसा क्या वो नंबर किस नंबर सेट से बिलोंग करे, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर, कहां से बिलोंग करे ताकि स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, और कहां पे खत्म करे ताकि हमें एंड पॉइंट मिल जाए। ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती। इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने नेचुरल नंबर यूज किया और यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू 6 लिखा। और अगर नेचुरल नंबर छोड़कर अगर हम होल नंबर लिखते हैं तो हमें बस यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देनी पड़ेगी, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, n इज लेस देन 6। इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में आप और अच्छे से पढ़ रहे होगे इसका, लेकिन बहुत बेसिक सा डेफिनेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, पूरा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे जो भी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी एक बस क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो अगर मैं लिखूं, अच्छा ज़्यादा दिमाग ना रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने में लगता है, इसलिए अभी दोनों रोस्टर फॉर्म में ही दे रहा हूँ, बाद आपको सेट बिल्डर में करना है। और कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें आपको करना पड़ेगा सेट बिल्डर से रोस्टर में, जो कि थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है, हर बार नहीं ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा आसान पड़ता है। तो अगर एक सेट बना दूं ऐसे 1/2, ठीक है, फिर 2/5, फिर 3/10, फिर 4/17, 5/26, यहाँ तक। तो अब शायद बहुत किसी को समझ आया होगा, बहुत किसी को नहीं आया होगा, हो सकता है आपको समझ आया होगा, हो सकता है नहीं आया होगा। तो इसको देखते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो देखनी है। ये क्या है, 1 का डबल नहीं, 1 का डबल तो नहीं है, 1 का डबल तो 1 ही होता है। 2 का डबल नहीं, 2 डबल तो 4 होता है। 3 डबल 3 इंटू डबल 3 डबल तो 6 होता है, लेकिन ये तो 10 है, काफ़ी दूर है। मतलब डबल करने पे तो 4 का डबल 8 होता है, ये तो और भी ज़्यादा दूर चलता जा रहा है। यानी कि एडिशन तो नहीं करना है, शायद मल्टीप्लीकेशन से हो जाए। 1 का डबल मतलब 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। खैर देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सामने है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो सब में ना 1 का डिफरेंस है बस। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले को हम n मान लें तो नीचे वाला n स्क्वायर प्लस 1 है। इसका मतलब तो यही है, अगर ऊपर वाला n है तो नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये सेट A है, इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब x ये जो है, इसको सबसे पहले इक्वेशन को लिख देना है। x इक्वल टू क्या हमने देखा था, n/n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसका टेंशन तो अब खत्म ही हो गया। n स्क्वायर प्लस 1 को अब ज्यादा टेंशन लेना नहीं, अब हमें सिर्फ ध्यान देना है n पे। ठीक है, n शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, बस हमें वही देखना है। अब इसका टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अब इसका टेंशन लेना ही नहीं है। जहां हमने डिफाइन कर दिया इक्वेशन, एक बार इक्वेशन डिफाइन कर दिया और सिंपल वाला वेरिएबल जिसका पावर 1 है, बस उसको पकड़ लिया, तो फिर ये देख लिया कि ये किस नंबर से बिलोंग करता है, किस सेट से बिलोंग करता है, वो अगर ढूंढ लिया तो फिर सारा टेंशन ही खत्म है। n शुरू हो रहा है कहां से, अब नीचे वाला भूल जाओ, n शुरू हो रहा है 1 से और खत्म हो रहा है 5 पे। इसका मतलब ये है कि n एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और n 5 तक जा रहा है, n इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करके। n शुरू कहां से हो रहा है, 1 से। ठीक है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, फिर n का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। अब जैसे ही हम 6 लिखेंगे तो हम इसको चेक करेंगे, एक एक बार लिख के चेक करना है। अगर हम चेक करेंगे 6, तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब होता है 6 लेस देन 5। क्या 6 लेस देन 5 है, नहीं, 6 5 से बड़ा है। तो क्या 6 इक्वल्स टू 5 है, नहीं, 6 5 से बड़ा है। तो ये दोनों केस गलत हो जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है ना। और अगर हमें बिल्कुल रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से जो ये प्रोसेस कर रही है उसको लिखा है। इसको देखा, n देखा, लोअर लिमिट अपर लिमिट कहाँ शुरू है कहाँ पे खत्म हो रही है ये देखा, वो लिख दिया। अब इसको पढ़ते कैसे ये हम देखते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, द सेट ऑफ, देखो ये जो है ना, ये करली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल बोल देते हैं। ये कॉलन साइन को बोलते हैं सच दैट। इसको कॉलन से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी किसी किताब में ऐसे डंडी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सच दैट का सिंबल ये भी है। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और
एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन शायद 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते पाएँ। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।